Hanji, good afternoon, everyone. Today we are starting with the topic that is Henry Law. Henry Law, and it's in 11th standard book. The chapter is Chemical Equilibrium. So Henry Law was given by William Henry. Given by William Henry in 1803. Okay, and what is this law? This law states that the mass of a gas that dissolve in given mass of a solvent at a constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas. At equilibrium with the solution provided. हाँ जी, इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि आपके पास कोई भी सॉल्वेंट है, ठीक है? सॉल्वेंट में कितना अमाउंट किसी गैस का डिसॉल्व होगा अगर आप कंडीशनली टेम्परेचर रखते हैं आप कांस्टेंट, तो जो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट के अंदर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी गैस है उसका प्रेशर कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना मास जो है गैस का सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो पाएगा। अगर प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा अमाउंट में मास डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट के अंदर, अगर प्रेशर कम है तो कम डिसॉल्व होगी। मींस आप गैस के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा कि गैस सॉल्वेंट के अंदर कितनी डिसॉल्व हो जाएगी। मोर विल विद द प्रेशर, मोर विल विद द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व। ठीक है, इफ द हमने यहाँ पे यही लिखा है कि इफ द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व, जो मास है उसको अगर मैं m से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, और टेम्परेचर हम अगर कांस्टेंट रख रहे हैं देन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द pressure and pressure is denoted by P. ठीक है, mass is directly proportional to pressure and we can write this equation as follows: mass is equal to Kp. Here K is constant. What is K? K is constant. तो होप आपको लॉ समझ आ गया। लॉ ये कहता है कि सॉल्वेंट के अंदर कितना गैस डिसॉल्व होगा उसका मास जो है वो डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट के साथ जो गैस इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे गैस और सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम में है, तो जो ये इक्विलिब्रियम बन रहा है गैस और सॉल्वेंट के बीच में, यहाँ पे प्रेशर कितना है गैस का। अंडरस्टूड सी बात है, अगर आप ऊपर से ज्यादा प्रेशर लगाएंगे गैस के ऊपर, वो कहाँ जा रही है? सॉल्वेंट में जा रही है। सॉल्वेंट में जा रही है तो वो ज्यादा डिसॉल्व हो रही है उसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद लेकिन इस लॉ की कुछ कमियां थी, लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन क्या है हेनरी लॉ की? लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। एक तो जो पहली लिमिटेशन हमारी ये है कि हेनरी लॉ जो है दैट इज एप्लीकेबल टू आइडियल गैसेस ओनली। ठीक है, रियल गैसेस पे ये अप्लाई नहीं होता जनरली, एप्लीकेबल टू आइडियल गैसेस ओनली। और अगर ये रियल गैस पे अप्लाई भी होगा तो रियल गैस पे ये बहुत ही लो प्रेशर पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वेयर रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस। However, मैं लिख देती हूँ ये पॉइंट ताकि आपको याद रहे। However, the law
कैन बी अप्लाइड, कब अप्लाई करेंगे हम रियल गैस पे? कैन बी अप्लाइड टू रियल गैसेस एट लो प्रेशर ओनली, एट लो प्रेशर, कम प्रेशर पे हम रियल गैस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वेयर रियल गैस approaches the behavior of an ideal gas, approaches the behavior of an आइडियल गैस, जब वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। लो प्रेशर पे रियल गैस आपका थोड़ा आइडियल बिहेवियर शो करती है, तो हम लो प्रेशर पे हेनरी लॉ जो है रियल गैस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एल्स ये सिर्फ आइडियल गैसेस पे अप्लाई होता है। ठीक है, ये जो है हेनरी लॉ, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज गैसेस विच अंडरगो केमिकल चेंज, नॉट एप्लीकेबल, ध्यान रखिएगा, नहीं अप्लाई कर सकते आप टू दोज गैसेस which undergo a chemical change, a chemical change in the solution। कैसे? जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जब आप अमोनिया को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, तो वो क्या हो जाता है? NH4OH बन जाता है आपका, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इस केस में क्या है कि जो आपकी गैस है that undergo chemical change that is converted into ammonium hydroxide, तो ऐसी कोई भी गैस जो केमिकल चेंज आ जाता है जिसके अंदर कुछ और प्रोडक्ट बन जाए, तो उस पे आप हेनरी लॉ नहीं अप्लाई कर सकते, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, so it is not applicable on those gases which undergo a chemical change। Now another point is, this law cannot be applied, this law cannot be applied to those gases which dissociate into the ions in the solution। ऐसी कोई भी गैस जो डिसोसिएट हो जाए आयंस में, जब आप उसे सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, तो उस पर भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे HCl गैस अगर आपके पास है, तो HCl गैस क्या है, वो डिसोसिएट हो जाती है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में। तो ऐसी कोई भी गैस जो कि डिसोसिएट हो जाए व्हेन डिसॉल्व्ड इनटू द सॉल्यूशन, उस पे आप हेनरी लॉ नहीं लगा सकते हैं। दिस इज आल्सो अ लिमिटेशन। ठीक है, अब आपको कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर बॉटल का एग्जांपल देती हूँ। सोडा वाटर बॉटल जो है, अ सोडा वाटर बॉटल कंटेन्स, क्या होता है सोडा वाटर बॉटल में? CO2 गैस डिसॉल्व होती है, सबको पता है। CO2 गैस डिसॉल्व इन वाटर एट हाई प्रेशर, बहुत प्रेशर के साथ डिसॉल्व की जाती है एट हाई प्रेशर, जिसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, एंड फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज क्रिएटेड, फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज क्रिएटेड। देखिए कौन सा इक्विलिब्रियम? CO2 आपका गैसियस फॉर्म में हाई प्रेशर के साथ डिसॉल्व किया गया, और वो कहाँ चला गया? सॉल्यूशन के अंदर, इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में से गैस में और गैस में से सॉल्यूशन में वो कन्वर्ट होती रहती है जब तक कि आपने उसके ऊपर लिड लगा रखी है। ठीक है, जैसे ही आप बॉटल को खोलते हैं तो आपको एक फिजीनेस दिखाई देती है। ठीक है, सिंस द बॉटल इज सील्ड एट हाई प्रेशर, सिंस द बॉटल इज सील्ड, बंद की होती है आपने हाई प्रेशर पे, एट हाई प्रेशर there is plenty of gas dissolved,
जब तक बंद रहेगी तब तक बहुत सारी गैस जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व रहती है, ठीक है, सोडा वाटर बॉटल के अंदर। एंड द गैस प्रेशर अबव द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है आपका सोडा सॉल्यूशन है उसके ऊपर भी गैस का जो प्रेशर होता है दैट इज वेरी हाई। लेकिन जैसे ही आप बॉटल को ओपन करेंगे, व्हेन द बॉटल इज ओपन, तो क्या होता है, बॉटल को ओपन करते ही प्रेशर लोअर हो जाएगा। द प्रेशर, क्योंकि जो CO2 है वो आपकी एटमॉस्फेयर में जा रही है, द प्रेशर गेट्स लोवर्ड, कम हुआ। कब तक कम होता रहेगा, जब तक कि एक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में और जो आपका बॉटल का प्रेशर था उसके बीच में, एंड बिकम्स, ये क्या अटेन करने की कोशिश करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कम होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अचीव करने की कोशिश करेगा, उसको अटेन करने की कोशिश करेगा। इसीलिए देयरफॉर द डिसॉल्व्ड CO2, जो अंदर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व थी, द डिसॉल्व्ड CO2 गैस फ्रीज आउट, वो एकदम से निकलती है, बुलबुले निकलते हुए नजर आते हैं आपको रैपिडली, to reach a new equilibrium, और वो इक्विलिब्रियम अब कहाँ होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब तक कि इक्विलिब्रियम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ अटेन नहीं हो जाता तब तक उसमें से गैस फ्रीज आउट होती रहती है, निकलती रहती है, जो आपको ऐसे बुलबुले से निकलते हुए नजर आते हैं, वो गैस रिलीज हो रही होती है बिकॉज इट वांट टू अटेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेनरी लॉ। इसके साथ ही एक और छोटा सा टॉपिक मैं आपको बताती हूँ, एक्टिव मास क्या होता है। व्हाट इज एक्टिव मास? Active mass is defined as part of concentration which is involved in the reaction, जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, in the reaction, and active mass of the solid is constant। देखिए एक्टिव मास क्या है, किसी भी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन का वो पार्ट जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, दैट इज एक्टिव मास। ठीक है, एक्टिव मास जनरली जो सॉलिड्स का होता है वो कांस्टेंट होता है। एक्टिव मास निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मान लो आपके पास दो कंपोनेंट है, ठीक है, एक है ए एक है बी, तो फिर अगर हमने एक्टिव मास ए का निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एंड बी का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जनरली हम इसको लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा। देखिए हम कह रहे हैं कि एक्टिव मास जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय क्या है एक्टिव मास, वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय 1। इसको तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेट बाय वॉल्यूम into 1 by molecular weight।
और वेट बाय वॉल्यूम, हाँ जी, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो वी कैन राइट इट एज डेंसिटी बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जनरली D is constant, D is constant। ये जो अभी एक्टिव मास का मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, इसके लिए मैं एक न्यूमेरिकल और कराती हूँ आपको, शायद थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझ आए। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास इफ 20 ग्राम हाइड्रोजन इज देयर, 20 ग्राम हाइड्रोजन है आपके पास इन 40 लीटर कंटेनर, कंटेनर जो है उसका वॉल्यूम है 40 लीटर, ठीक है जी, इन 40 लीटर कंटेनर। देन फाइंड आउट द एक्टिव मास ऑफ H2, देन फाइंड आउट द एक्टिव मास ऑफ H2, ये क्वेश्चन है। तो अगर आपने एक्टिव मास निकालना है H2 का, तो हम क्या करेंगे? अभी हमने फॉर्मूला लगाया था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और उसको हमने किया था नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। तो वेट कितना है हाइड्रोजन का, क्वेश्चन में देखिए इफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज देयर, तो वेट है हमारे पास 20। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मींस H2, तो H2 का आपके पास मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 2। एक हाइड्रोजन आपका होता है 1H1, मास आपका 1, 2 हाइड्रोजन का कितना, 2। अब इसके साथ है इनटू वॉल्यूम, तो क्या है आपका कंटेनर का वॉल्यूम, क्या है गिवन है 40 इनटू 40, solve it and you'll get the answer, it's 0.25 mole liter inverse, this is the active mass। होपफुली अब आप निकाल पाएंगे, बहुत इजी चीज है, आपको नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर करना है सिर्फ, ठीक है। विश यू अ गुड लक। कल फिर हम अगला लॉ करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, हैव अ गुड टाइम।